नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और एक बार फिर हम जी न्यूज की उस मुहिम को लेकर आपके साथ हैं जिसका नाम है आजाद भारत में अधिकारों का सबसे बड़ा आंदोलन। कल हमने इस सवाल उठाया था कि जब देश एक है तो हर नागरिक के लिए कानून एक जैसा क्यों नहीं है, और आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस देश के मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहा है। ये सवाल इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कई और मुस्लिम संगठनों की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जनता से जो 16 सवाल पूछे उसका इस मुल्क के मुसलमान जवाब नहीं देंगे और इस सवालनामे का यानी लॉ कमीशन के सवालों का बहिष्कार किया जाए। हम पूछ रहे हैं कि भारत का मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जागीर है क्या? इस देश के प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक मंच से कहा कि हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म के मानने वाले हो, हर धर्म और हर संप्रदाय में महिलाओं के अधिकार समान होने चाहिए। सरकार के ही कहने पर लॉ कमीशन ने देश की जनता से राय मांगी है कि बताइए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने को लेकर आपके विचार क्या है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज पूरे देश के सामने कहा कि लॉ कमीशन इस देश की सरकार की तरह अवैध कार्रवाई में आगे बढ़ रहा है। हम चाहते हैं कि आप एक एक शब्द को आज ध्यान से सुने। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि लॉ कमीशन इस देश की सरकार की तरह अवैध कार्रवाई में आगे बढ़ रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सरहद को नहीं संभाल पा रहे और देश के भीतर जंग की तैयारी कर रहे। हमारा सीधा सा सवाल यह है, अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लॉ कमीशन के सवालों पर एतराज है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे लॉ कमीशन को इस देश की सरकार को अवैध काम करने वाला घोषित कर देना चाहिए या फिर उसे मजबूत तरीके से अपने तर्कों को रखते हुए लॉ कमीशन के सवालों का जवाब देना चाहिए? आखिर क्यों सामाजिक जागरूकता के लिए काम करने के बदले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस बात का प्रचार कर रहा है कि सरकार देश के अंदर जंग शुरू करना चाहती है? क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यह धमकी दे रहा है? इसलिए आज यह सवाल भी है कि कहीं मुस्लिम अधिकारों के ठेकेदार बनते हुए इस देश में कोई बड़ी साजिश तो नहीं की जा रही? हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, किसी भी संप्रदाय के क्यों ना हो, किसी भी आर्थिक पार्श्वभूमि के क्यों ना हो, किसी भी सामाजिक पार्श्वभूमि के क्यों ना हो, लेकिन बेटियां समान होनी चाहिए, महिलाओं के अधिकार समान होने चाहिए, महिलाओं को 21वीं सदी में न्याय मिलना चाहिए। ये एक तरह की खयानत है, धोखाधड़ी है और हम ये समझते हैं कि लॉ कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी की हैसियत से नहीं बल्कि गवर्नमेंट के एक पार्ट की हैसियत से गवर्नमेंट की तरह इल्लीगल कार्रवाई करने में वो आगे बढ़ रहा है। The Muslim women are very much safe and protected in the Muslim personal law. There is no need for any reform in the laws. हमारी कोई ऐसी डिमांड नहीं है कि आप लॉ को उलट पलट के रखिए, बल्कि अकॉर्डिंग टू कुरान जो करेक्ट प्रोसीजर है उसको फॉलो करके उसका कोडिफिकेशन करा दें बस। इसको हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी शरीयत के आधार पर लेंगे। हमारी सुप्रीम कोर्ट से मांग है कि हमारे जो शरई मामले हैं, निकाह के, तलाक के और खुला के और विरासत के, ये हम अब शरई आधार पर हम चाहते हैं। एक नई जंग छेड़ दी है मोदी साहब ने इस मुल्क में और सरहद तो संभल नहीं रहा है, माफ कीजिएगा, और सूरत हाल ये है कि अंदरूनी जंग के लिए फिजा तैयार की जा रही है। न्यायालय ने सरकार का पक्ष मांगा है। सरकार का दायित्व है कि वे इस प्रकार की महिलाओं के अधिकार के संरक्षण करें। सरकार ने वही काम किया है, सरकार ने शिशु को नहीं उठाया। यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं है। हमारी पार्टी MIM ने फैसला लिया है कि लॉ कमीशन का जो क्वेश्चनियर है हम उसका जरूर जवाब देंगे। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस देश के मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहा है? दूसरा सवाल, ऐसा क्यों है कि भारत के मुसलमानों को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी जागीर मान रहा है? तीसरा सवाल, क्या मुस्लिम अधिकारों के नाम पर देश में साजिश हो रही है?
चौथा सवाल, क्या भारत के संविधान से बड़े हो गए हैं मुस्लिम संगठन? और ताल ठोक के आज का पांचवा सवाल, क्या सामाजिक सुधार पर पर्सनल लॉ बोर्ड दुष्प्रचार कर रहा है? तो आपको बता दें, आज ताल ठोक के हमारे साथ बात करने के लिए कौन कौन से खास मेहमान कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ संबित पात्रा होंगे, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आपको बता दें, हमने कांग्रेस पार्टी से भी इस मामले पर अपना प्रतिनिधि भेजने के लिए निवेदन किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यह बताया कि अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उनकी पार्टी एक मत पर नहीं पहुंची है कि वो क्या राय रखते हैं, लिहाजा वो अभी इस कार्यक्रम में अपने प्रवक्ता को नहीं भेजेंगे। नाई शसन हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करती हैं, मुस्लिम महिला आंदोलन की फाउंडर और पूर्व अध्यक्ष हैं। डॉक्टर जीनत शौकत अली हमारे साथ हैं, जो कि महानिदेशक हैं विजडम फाउंडेशन की, इस्लामिक स्टडीज की प्रोफेसर हैं और इस्लाम में निकाह और तलाक पर उन्होंने बड़ा रिसर्च शुरू किया है। मुफ्ती मोहम्मद मंजूर जियाई वो हमारे साथ होंगे मुंबई से, वो हाजी अली ट्रस्ट के सलाहकार हैं। मौलाना असगर अली हमारे साथ हैं, वो सदस्य हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, जिसने आज बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस की पर्सनल लॉ बोर्ड ने, और सीधे सीधे एक तरीके से चेतावनी दी, ये कहते हुए कि सरकार सरहद पर तो संभाल नहीं पा रही, देश के अंदर एक नई जंग की तैयारी कर रही है। और मेरे सहयोगी शैलेश रंजन भी हमारे साथ आ जाएंगे न्यूज़ रूम से, जो पिछले करीब 1.5 दशक से कानून से जुड़े मामलों को कवर कर रहे हैं और इस मामले को लेकर खास तौर पर शाहबानों से लेकर आज तक भारतीय कानून, भारतीय संविधान ने कितने कदम चले हैं उस पर हमें जानकारी देंगे। तो सबसे पहले मौलाना असगर अली साहब, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। आज पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि सरकार से सरहद तो संभलती नहीं, ये देश के अंदर नई जंग की तैयारी शुरू कर रही है। ये क्या, ये धमकी है, चेतावनी है, इसको कैसे देखा जाए? मैं बहुत ही यकीन के साथ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपने जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐसे पेश किया जैसे मैं नुमाइंदा हूँ, तो मैं उसका नुमाइंदा नहीं हूँ। मैं ऑल इंडिया मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद का जनरल सेक्रेटरी हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपने जो सवाल किया है कि सरहदें नहीं संभल रही है, बोर्ड के किसी ज़िम्मेदार ने यह बात कही है, तो उन्होंने अपने उसलूब में क्या समझ करके कहा उसका जवाब वो देंगे कि ये बात उन्होंने क्यों कही और कैसे कही। असल मुद्दे पर जब आप आएंगे, किसी डायलॉग का कोई दूसरा जवाब नहीं दे सकता, वो अपना जवाब देगा। उन्होंने कहा लॉ कमीशन भी सरकार की तरह अवैध काम कर रहा है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? अब अवैध काम तो हम नहीं ये करेंगे, लेकिन हम ये कहेंगे कि चाहे वो सरकार हो, चाहे लॉ कमीशन हो, जो भी हो, जो संविधान में सारे वर्गों और धर्मों को जिस तरीके से आज़ादी दी गई है अपने धर्म और आस्था पर चलने और रहने की, उसमें अगर कोई इंटरफेयर और मुदाखलत होता है तो ये कहेंगे हम कि ये मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, और उस मुदाखलत को हम जो कानून और संविधान हमारा कहता है, हमको अव्वले दिन से, पहले ही दिन से दिए हुआ है, उसमें किसी तरह की मुदाखलत हुकूमत करे, जो भी करे, तो इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। सर, आपका स्टैंड क्या है? आपको लगता है सरकार मुसलमानों के अधिकारों का हनन कर रही है अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ती है तो? वो ऐसा कुछ है, वो कोई भी गवर्नमेंट जब एक यहाँ हिंदुस्तान में विभिन्न किस्म के धर्म मौजूद है और वो अपने धर्म का पालन करते हुए किसी दूसरे पर इंटरफेयर नहीं करते और उससे कोई किसी का नुकसान भी नहीं होता, तो इस तरह की चीज़ मुल्क में मुख्तलिफ समस्याएं अंदरूनी भी हैं, बैरूनी भी हैं, तो सबको मिल करके देश को आगे बढ़ाने, तरक्की देने के बजाय इस तरह के किसी समुदाय या धर्म से मुतल्लिक और खुसन कॉन्स्टिट्यूशन में हमको बुनियादी तौर पर जो हुकूक दिए गए हैं किसी भी धर्म से मुतल्लिक, तो उसको छेड़ना नहीं चाहिए। तो आपके अलावा तो अभी
किसी और धर्म के किसी नुमाइंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं कहा ना सर, केवल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि मुसलमानों के अधिकारों पर ये अटैक हो रहा है, सरकार अवैध काम कर रही है, सरकार से अपना काम संभल नहीं रहा, देश के अंदर नई जंग शुरू करना चाहती है। और किसी धर्म ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, किसी ने लॉ कमीशन को इलीगल नहीं कहा, किसी ने ये नहीं कहा कि हम इसका बहिष्कार करेंगे, और इस पे कोई मुसलमान जवाब नहीं देगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस तरह के हालात उसके सामने आए हैं, उसने ये मुनासिब समझ करके किया है, उसका सही जवाब वो लोग देंगे कि उन्होंने इतना कदम क्यों उठाया है, किन तजर्बों की रोशनी में उठाया है कि उसमें एक मुस्लिम पर्सनल लॉ के किसी एक जुज़ को लेकर के पिछले दिनों कुछ ऐसे हालात पैदा हुए मुल्क में जिससे लगता था कि मुसलमानों के हुकूक या दिगर धर्म वालों के हुकूक पर कुछ न कुछ इंटरफेयर हो रहा है। बहरहाल इन सारी चीज़ों को उन्होंने देखा या जो कुछ भी महसूस किया उसकी बुनियाद पर उन्होंने कहा, उसके ज़िम्मेदारों से ये बात पूछें तो बहुत अच्छे तरीके से आपको जवाब देंगे कि उन्होंने ये कदम क्यों उठाया है। आप पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ हैं या नहीं? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो शरीयत में, दीन में मुदाखलत की बात या किसी भी धर्म में मुदाखलत की बात होती है तो उसमें कानून और व्यवस्था को सामने रखते हुए अपनी राय रखने का हक रखता है, और उसने रखा है, उसको ये हक पहुंचता है। सर, मैंने इस बात पे इनकार या सवाल किया ही नहीं कि उनको हक है या नहीं। मैंने केवल ये पूछा, आप उनकी राय से इत्तेफाक रखते हैं या आपकी राय उससे अलग है? हाँ, हम किसी की तफसील में जाने के किसने किस अंदाज में बात कही, सरहद की हिफाजत और न हिफाजत और इस तरह की वो बात मैंने आपकी मान ली, नहीं पढ़ते, लेकिन सिरे से इंटरफेयर जहां हो रहा है वहां हम जरूर कहेंगे कि इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, चाहे हुकूमत की तरफ से हो या चाहे जिसकी तरफ से भी हो, एक धर्म वाले के दूसरे धर्म। डॉक्टर जीनत शौकत, ये नहीं होना चाहिए आपने, और इस तरह के चीज को रोकथाम के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ या कोई भी इकदाम करता है तो वो उसका हक है। ठीक है डॉक्टर जीनत शौकत, आपने पूरी बात सुन ली मौलाना असगर अली की। मैंने काफ़ी तफसील से उनसे कुछ चीज़ें पूछने की कोशिश की है और मुझे लगता है उनका स्टैंड थोड़ा क्लियर हुआ कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। अब मेरा सवाल ये है, एक, क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस देश के हर मुसलमान की नुमाइंदगी करता है जो वो अधिकार से वहाँ बैठ के कहता है कि कोई मुसलमान लॉ कमीशन के सवालों का जवाब नहीं देगा, हम इसका बहिष्कार करेंगे? और दो, क्या इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहें या मुस्लिम मर्द पर्सनल लॉ बोर्ड कहें, क्योंकि मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड एक अलग हो चुका है पहले से? हेलो, आवाज कट गई। डॉक्टर जीनत, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हेलो जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी, अभी आ रही है जी, अभी आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपको सब लोग सुन पा रहे हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, सब लोग सुन पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं एक छोटा सा सवाल मेरा ये सवाल का ये, आपके सवाल का ये जवाब है। जी जी, बोलिए। कि जी जी बोले, आप जवाब दें अगर आपने सवाल सुन लिया तो। जी आपके जी जी आपका ये सवाल का ये जवाब है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनी थी मुसलमानों, हर एक मुसलमान की रखवाली के लिए, हर एक मुसलमान को अपना हक दिलाने के लिए, अपनी इज़्ज़त से चलने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे मामला ज़रूर हुए जहां उन्होंने विमेंस राइट्स को काफ़ी इग्नोर किया, और जब वो उनके सामने आए तो उसको बड़ी संजीदगी से उनको सोचना था कि हम इसका जवाब कैसा दें। लेकिन वो जो जवाब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिख के बताया है, वो उस किस्म का जवाब जो है वो अनएक्सेप्टेबल है कि ट्रिपल तलाक जो बिल्कुल कि तलाक के बिदअत है, जो कुरान शरीफ में जिसका जिक्र नहीं है, जो 22 मुस्लिम कंट्रीज ने हटा लिया है वन वे और द अदर, तो वो बस उस पर अटल बैठे हुए हैं, ये गलत है। दूसरी बात यह है, जब उन्होंने कहा कि औरत में अक्लमंदी कम है और विमेन, तो मैं आपको एक डजन एग्जाम्पल दे सकती हूँ जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाउस होल्ड में हज़रत खतीजा जो थी उनकी वाइफ, उनको पहले
जब प्रॉफिट को वही आई यानी कि रेवलेशन आया, वो पहले थी जो उनको एक्सेप्ट करी। हजरत आयशा सिद्दीका बड़ी हदीसों की कलेक्टर थी, 1/3 ऑफ इस्लाम उनसे आया है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मालूम होना चाहिए। हजरत उम्मे सलमा बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल थी। हजरत आयशा ने बैटल ऑफ जमल लीड किया, और मैं आपको हजारों एग्जांपल्स दे सकती हूँ इस किस्म के इस्लाम में। तो जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस किस्म की बात करता है जहाँ मुसलमान औरतों को जो इस्लाम ने इतना ऊंचा दर्जा दिया, उसको वो कायम नहीं रख सकते, क्यों? उसको वो सही तरीके से बता और पेश नहीं कर सकते, ये क्यों है? ये ट्रिपल तलाक तो बड़ी मामूली सी चीज है, और अगर वो बड़ी ग्रेसफुली इसको ये कंसीड कर देते कि नहीं ये हटा देना चाहिए, और हम दूसरे जो तलाक हसन है उसको हम मुकर्रर करेंगे, तो फिर बात ही खत्म हो जाती। लेकिन इस किस्म की जो उन्होंने बातें कही है वो नेचुरली मुसलमान महिलाओं को बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। हमको ही नहीं, लेकिन कुरान शरीफ के नजरिए से ये अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है। और कोई भी इसको कोई भी राइट थिंकिंग मर्द भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ठीक है। तो ये जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उनको बड़ी संजीदगी से, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके शोल्डर्स पे है, लेकिन वो जिम्मेदारी उनको निभाना है। हम चाहते हैं कि वो निभाए, लेकिन इस किस्म से जब वो बात करते हैं तो फिर नेचुरली ड्राफ्ट बनेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड का। ठीक है। उन्होंने ये बात को आगे बढ़ाई है। ठीक है। ठीक है। मेरा कहना ये है, और ये बात जो है जो बनने जा रही है, जो विमेन्स राइट, जो सुप्रीम कोर्ट में अब मामला है, सुप्रीम कोर्ट को मेरे ख्याल से तय होना चाहिए। और अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ, देखिए मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की नुमाइंदगी नहीं करती हूँ, ना उसको मैं आई एम नॉट अगेंस्ट द यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, ऑल्सो यू सी पर से, ठीक, लेकिन ये जो है ये बड़ी ही कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड मामला है जो शादी, डिवोर्स, इनहेरिटेंस का है, ठीक तो है, इसके लिए कंसेंसस ऑफ ओपिनियन भी चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। मैं नाइश हसन आपके पास आऊं, उसके पहले मैं मौलाना साहब आपसे जल्दी से कमेंट देना चाहता हूं। मुफ्ती मोहम्मद मंजूर जियाई, आपने सुना डॉक्टर जीनत साहिबा को? एक चीज तो उन्होंने साफ कर दी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर महिलाओं के हकों को, उनके अधिकारों को ठीक से देख पा रहा होता, संभाल पा रहा होता, तो आज ये स्थिति नहीं आती। उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक तरीके से सरकार को चैलेंज करता है, लॉ कमीशन को चैलेंज करता है और संविधान से ऊपर हो जाता है। रोहित, मैं बताना चाहूँगा आपको और जी न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को, हमारी मोहतरमा डॉक्टर जीनत ने जो बातें कही हैं, मैं ये समझता हूँ कि हमारे तमाम लोग, जिन लोगों ने इस तरीके की पेशकश की है, कुछ ज़रख़रीद लोगों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम पर्सनल लॉ को चैलेंज करने की कोशिश की है। हिंदुस्तान में अगर ये मुस्लिम पर्सनल लॉ चल रहा है तो सिर्फ इस बुनियाद पर चल रहा है कि हिंदुस्तानी आइन के एतबार से ये पर्सनल लॉ चल रहा है। बाज़ ज़रख़रीद लोग इस चीज़ को चैलेंज करके, ज़रख़रीद लोग इस चीज़ को चैलेंज करके सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इकोनॉमिक्स को, अपनी तमाम चीज़ों को, कॉमन सिविल कोड को हिंदुस्तान में नाफिज करने के लिए इन लोगों का हरबा इस्तेमाल करके मुसलमानों पर तीर मारने की कोशिशें की गई हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कोई गलतियां हैं, बोर्ड के मेंबरान में अगर कुछ कमियां हैं तो उसको सुधार लाया जा सकता है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि वो मुस्लिम पर्सनल लॉ को चेंज कर दिया जाए, कानून शरीयत को चेंज कर दिया जाए, अल्लाह रसूल के फरमान को चेंज कर दिया जाए, तो दुनिया ने भी देखा है कि अल्लाह रसूल का फरमान न कभी चेंज हुआ था, न चेंज हुआ है, न चेंज होगा। अगर ये लोग चेंज करने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि अगर कॉमन सिविल कोड की अगर बात करें रोहित, तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर 800 साल से ज्यादा मुसलमानों ने हुकूमत की, वहां पर कॉमन सिविल कोड उस वक्त नहीं लाया था। अंग्रेज जब जिसके आज आप आइडियोलॉजी जिसे बना रखे हैं, जिसकी आइडियोलॉजी को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इतिहास में कहां ले जा रहे हैं मुझे? फिर मुझसे कहेंगे कि आप औरंगजेब को क्यों याद कर रहे हैं, फिर आप मुझसे कहेंगे कि सिख धर्मगुरुओं के गले कैसे कटवा दिए गए थे, कैसे उनको जलते तवों पे बैठा दिया गया था। सर वर्तमान में आ जाइए, साल 2016 चल रहा है, इस देश की सबसे बड़ी अदालत 10 बार ये कह चुकी है कि भाई जब देश एक है तो कानून एक करने की दिशा में क्यों नहीं बढ़ते? आप मुझे लेके जा रहे हैं 800 साल पहले। सर मैं उसी चीज, मैं आपको रामायण महाभारत की कहानी सुनाने लगूं क्या? सर मेरे काबिल दोस्त, मैं बता रहा हूं रोहित,
अरे मेरे रोहित दोस्त, मेरे सुनी बात को आप पहले, कि जब इस तरीके से ये सारे मामला हमारे दरमियान में आया है, जिसको आपने आइडियोलॉजी बनाया है, अंग्रेजों को, जिस वेस्टर्न तहजीब को आपने आइडियोलॉजी बनाया है, उस अंग्रेजों ने भी हिंदुस्तान में उस बात को कभी भी नाफिज करने की कोशिश सर, आज अंग्रेज राज कर रहे हैं क्या हिंदुस्तान पर? अब बात हमारी आ गई, आज अंग्रेज राज कर रहे हैं, या आप ये चाहते हैं कि अंग्रेज ही डिसाइड करें कि मुसलमान कैसे जिएगा हिंदुस्तान के अंदर छेड़छाड़ करने की? आप ये चाहते हैं कि अंग्रेज ही डिसाइड करें हिंदुस्तान का मुसलमान कैसे जिएगा? तो जैसे राइट्स अंग्रेजों की औरतों को मिले वैसे दे दीजिए अपनी औरतों को। कैसी आप बातें कर रहे हैं मुफ्ती साहब? आप इतने लर्नेड आदमी हैं, आपको बता दूं, आपको सुनती है दुनिया। बात करें, मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करते हैं, औरतों की तहफ्फुज़ की बात करते हैं, बड़े अदब के साथ मैं कहना चाहूंगा रोहित जी, बड़े अदब के साथ कहना चाहूंगा, उन औरतों के मसाइल को अगर आप हल करवाना चाहते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ हिंदुस्तान, पहले जो सिटीजन है हमारे प्रधानमंत्री साहब की अहलिया को भी आप सबसे पहले प्रोटेक्शन दे दीजिए, उन्हें भी वो अहल दिला दीजिए, उनको भी वो हकूक फराहम करवा दीजिए, फिर बात आगे बढ़े ना। संबित पात्रा, उन्हें हकूक दिलाने की बात ना। मैं नाई सेशन पे जाना चाहता था, लेकिन संबित पात्रा, उनका अटैक प्रधानमंत्री पर है, सुन रहे हैं हिंदुस्तान, उसका जवाब आप ही बेहतर दे पाएं, प्लीज। देखिए, ये बहुत सीरियस डिबेट है और मैं बार बार कहता हूँ इस सीरियस डिबेट में हमें स्कॉलरली एटीट्यूड, एक सेकंड स्कॉलरली एटीट्यूड जरूर रखना चाहिए। यहाँ चिल्ला चोट से जो एसेंस है वो लॉस्ट हो जाएगा। पहली बात तो जब कोई लॉ कमीशन को इलीगल कहता है, जब कोई कहता है कि सरकार इलीगल है, तो याद रखिए आर्टिकल 44 संविधान में मौजूद है, तो अर्थात आप ये कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 मरतबे, चाहे वो शायरा बानू का केस हो, सरला मुदगल का केस हो, या अभी क्रिश्चियन इनहेरिटेंस पर जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आखिर स्टेट इसको एनफोर्स क्यों नहीं कर रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड को। उनका कैटेगोरिकल कहना था कि व्हाई इज द यूनिफॉर्म सिविल कोड अ डेड लेटर। मतलब सुप्रीम कोर्ट को संविधान समझ में नहीं आता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या इलीगल है? तो ऐसे प्लीज शब्दों का प्रयोग मत करिए। दूसरी बात, अभी मैं मौलाना साहब को सुन रहा था, मौलाना साहब कह रहे थे कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, वो तो बादशाहों तक चले गए, तब तो पूरा कयामत आ जाएगा, क्योंकि उससे इस्लाम पे खतरा आएगा। मैं इस्लाम का बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, बीजेपी इस्लाम का रेस्पेक्ट करती है, मगर याद रखिए यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड भी तो आज से 100 साल पहले आया। आप तो 800 साल पहले चले गए थे, मैं 100 साल पहले ही जा रहा हूं। 100 साल पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड आया। पहले था कि अगर कोई चोरी करेगा, बादशाहों के समय था, कोई चोरी करेगा तो हाथ काट दिया जाएगा, कोई अगर महिला एडल्ट्री करती हुई पकड़ी जाए तो बीच चौराहे पे उसको पत्थर मार के मार दिया जाएगा। उन सब में अमेंडमेंट आया और आज पूरा हिंदुस्तान एक क्रिमिनल कोड के साथ, सीआरपीसी, आईपीसी, इसके साथ बढ़ता है। कोई इस्लाम पे और हिंदुइज्म पे, क्रिश्चियनिटी पे खतरा नहीं आया। तो ठीक उसी प्रकार अगर क्रिमिनल कोड से खतरा नहीं आया तो सिविल कोड से भी खतरा नहीं आएगा। जैसे अभी मोहतरमा ने भी कहा कि 22 देशों में इस पे अमेंडमेंट लाया गया है, वो मुस्लिम देश हैं, ठीक है, उन पे भी शरिया पे किसी प्रकार से खतरा नहीं आया। देखिए आप खुद, मैं एक छोटी सी बात और रख दूं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो एफिडेविट सबमिट किया है, उसमें एक बड़ी बात उन्होंने कहा है, ट्रिपल तलाक को, एक तो ट्रिपल तलाक वाला विषय और यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला विषय अलग कर दीजिए। मैं आपको यहाँ एक जो अपील आपके हाथ में है रोहित जी, एक बात यहाँ देश देख ले, ये अपील मेरे पास है, इसके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन देख लीजिए। एक मुस्लिम के लिए है, तो एक हिंदू के लिए है, तो एक क्रिश्चियन के लिए भी है, हिंदूज के लिए भी पूछा गया है। मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन, देश जानना चाहिए कि ये केवल मुसलमानों के लिए कोई लॉ कमीशन नहीं पूछ रही है, हिंदूज के लिए पूछा गया है। डू यू थिंक दैट स्टेप शुड बी टेकन टू एंश्योर दैट हिंदू वुमेन आर बेटर एबल टू exercise the right to property which is often bequeathed to sons under the customary practice? Christians के लिए पूछा गया है, do you agree that the 2-year period of waiting for finalizing divorce violates Christian women right? तो सभी धर्मों को हार्मोनाइज करने की बात की गई है। प्लीज देखिए मौलाना साहब, ये केवल मुस्लिमों की बात नहीं है। अब सर आप ये कह रहे हैं ये केवल मुस्लिमों की बात नहीं है। नाई सेशन, हम पहले भी इस पे कई दफे डिबेट कर चुके हैं, कल रात भी जो चर्चा हुई आप उसका हिस्सा थी। क्यों ऐसा है? कल भी हमने ये सवाल उठाया था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड केवल खड़ा हुआ इसका विरोध करने के लिए। क्या केवल मुस्लिम मर्दों के अधिकार मारे जा रहे हैं इससे? और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या हर मुसलमान की नुमाइंदगी कर रहा है इस देश के? आपकी नुमाइंदगी कर रहा है वो? देखिए, 2 सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी।
आपने 2 सवाल पूछा है। पहली बात तो ये है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नाम का एक जो NGO है, जो संगठन है, वो देश के सभी मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं करता। ये एक आम बात है, कोई इसमें बड़ी और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि ये एक ओवर रिएक्शन है हमारे मुस्लिम समाज को। मैं अपील करूँगी कि इतना ओवर रिएक्ट मत करें। अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिबेट आती भी है तो डिबेट आने दीजिए, बहस आने दीजिए। कोई ड्राफ्ट आता है, कोई मसविदा आता है, उस मसविदे को आने दीजिए और जब वो आ जाए तो उस पर बहस की जा सकती है। ये सिर्फ मुसलमान का मामला नहीं है, ये सिख का मामला भी है, ये नॉर्थ ईस्ट की तमाम कम्युनिटी है उनका मामला है, ये ईसाई का भी मामला है। तो ये जब हम ओवर रिएक्शन करते हैं तो जैसे लगता है कि ये कोई स्काईलैब हमारे ऊपर गिर गया है, लेकिन इससे हमें बचना चाहिए। और आने के बाद अगर हम बहस करें और हमारे अधिकारों में बीइंग अ मुस्लिम कहीं कोई गुनाह हो रही हो तो उस पर हम सवाल उठा सकते हैं, लेकिन हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं और हमारा इतना रिएक्शन आ रहा है। दूसरी बात, इसके केंद्र में हमेशा औरत थी। यूसीसी की डिबेट तब शुरू हुई थी जब औरत को जस्टिस नहीं मिल रहा था। उस केंद्र से औरत कैसे गायब कर दी गई और कैसे ये मजहबी इदारे सामने आ गए। और कोई भी मजहबी इदारा, चाहे वो हिंदू का हो, ईसाई का हो, सिख का हो, मुसलमान का हो, वो औरतों की लाशों पे खड़ा नहीं हो सकता है। मैं कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ कि इस देश में मजहबी इदारे औरतों की लाशों पे खड़े हों। तो ये एक इंसाफ का सवाल है। औरत को इंसाफ जब नहीं मिल रहा था तब ये बहस आई थी। तो इसके केंद्र से औरत को गायब नहीं होना है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हूं, मैं किसी मजहबी संगठन के साथ नहीं हूं। मैं इस देश की एक आम औरत हूं और सभी औरतों के अधिकार के लिए बात कर रही हूं। वो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, सभी औरतों के लिए बात कर रही हूं। तो हम कहाँ हैं केंद्र में? ये सवाल एक अहम है जो समझना पड़ेगा मुस्लिम कम्युनिटी को। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ओवर रिएक्शन करना, ये उनके खिलाफ जाएगा। ठीक है, ये उनके खिलाफ। मौलाना असगर अली के पास चलेंगे, उनसे पूछेंगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें क्या हुआ, वो क्या सोच के गए थे, आगे जो हुआ वो उनकी मर्जी से हुआ नहीं हुआ, वो उससे सहमत है नहीं है। और साथ ही शैलेश रंजन मेरे साथ हैं। शैलेश से हम जरा पूछेंगे थोड़ा पीछे जाके वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें शाहबानो केस में सरकार इतना दबाव में आ गई कि पूरा मामला पलट दिया गया। एक औरत को 500 रुपए देके सड़क पे ला खड़ा किया गया और उसे नजीर बना दिया गया कि हर मुसलमान औरत की तकदीर ऐसी ही हो। और आज 2016 में भी उसे बदलने के लिए समाज तैयार नहीं है। क्यों?